बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं KPK में SST फिज़िक्स और मैथ के साथ साथ 3 और डिसिप्लिन्स के अंदर जो SST की सीट्स हैं वो अनाउंस होने जा रही हैं। उस सिलसिले में MK प्रिपरेशन अपने जो नए सेशंस हैं वो लॉन्च कर रहा है। तो अगर आप SST फिज़िक्स, मैथ, बायो, केमिस्ट्री, IT इनमें से किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही MK प्रिपरेशन का चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और इस टेस्ट से मुतल्लिक इसकी रिक्रूटमेंट से मुतल्लिक इसके टेस्ट, उसका सिलेबस क्या होगा, टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा, उसके मार्क्स क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, आप खुद को कैसे उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारे जो सेशंस हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसके सिलसिले में हम बिल्कुल बेसिक से जो अपने लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। इसी सिलसिले में आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स की नई लेक्चर सीरीज, जो ना सिर्फ SST फिजिक्स के लिए बल्कि जो लेक्चरर फिजिक्स हैं या फिजिक्स से रिलेटेड और कोई भी सीट्स आती हैं उन सब के लिए बड़ी अहम होगी। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल द एंड। इंशाल्लाह आपके लिए तमाम सेशन जो हैं बहुत फ्रूटफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट्स और उसके साथ साथ फिजिक्स का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स की बात करें तो इसको हम साइंसेस की रूट्स कहते हैं। इंसान पैदाइशी तौर पर क्यूरियस होता है और अपने इर्द गिर्द होने वाले तमाम फिनोमिनास को, जो भी उसके गिर्द हैपनिंग हो रही होती है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता रहता है। तो इस सिलसिले में जो सबसे ज्यादा नेचुरल फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने वाली साइंस है दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है बेसिकली मैटर से रिलेटेड तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो हम तक पहुंचाती है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ फिजिकल यूनिवर्स, एनर्जी, मैटर एंड हाउ दे आर रिलेट। तो जितनी भी हमारे पास फिजिकल यूनिवर्स है उसके अंदर एनर्जी है, लाइट है, और ये आपस में किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और किन रूल्स के तहत, किन लॉज के तहत ये सारी चीज़ें गवर्न होती हैं, वो सारी की सारी जो है वो फिजिक्स में पढ़ी जाती हैं। अब उसके साथ साथ फिजिक्स के साथ अगर हम मैथमेटिक्स की बात ना करें तो फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो सकती। फिजिक्स थ्योरेटिकल है और उसकी जो लैंग्वेज है, उसको जो एक्सप्लेन करता है, उसको जो एक्यूरेसी देती है, उसकी जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स जब इंगेज होती है, इन्वॉल्व होती है फिजिक्स के साथ ऑलमोस्ट 400 ईयर्स अगो, तो फिजिक्स की जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो एक्यूरेसी है, उसकी जो इंपिडेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। जिसके बाद फिजिक्स की जो इक्वेशंस हैं, उनकी जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस हैं वो एक्यूरेटली फिनोमिनास को ना सिर्फ एक्सप्लेन करती है बल्कि रूम छोड़ती है कि उसके अंदर जो नई डिस्कवरीज हैं वो हो सकें। फिजिक्स और साइंस की अगर बात करें तो फिजिक्स जो है वो सिर्फ अकेली इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही। जैसे मैंने पहले बताया कि ये रूट है साइंस की, तो बाकी जितने भी हमारे पास अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस है, जैसे कि बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, एनवायरमेंटल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, जितने भी जो साइंसेस की ब्रांचेस हैं उनके अंदर फिजिक्स जो इन्वॉल्व है। फिजिक्स के जो लॉज हैं वो इन सब के साथ मिलकर जो नई एडवांसमेंट्स हैं वो उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो फिजिक्स अगर लॉज को या हैपनिंग को एक्सप्लेन करता है, नई डिस्कवरीज को इन्वेंट करने के लिए उनके पीछे जो साइंस है, उनके पीछे जो वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सप्लेन करता है, तो टेक्नोलॉजी उस तमाम फिनोमिनास को फिजिकल अपीयरेंस देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो उसकी जो हैपनिंग है, उसके जो लॉज हैं, उसकी जो साइंस है वो फिजिक्स ने एक्सप्लेन की है और टेक्नोलॉजी ने उस सारी साइंस को एक फिजिकल रूप हमारे सेलफोन की सूरत में दिया। तो टेक्नोलॉजी जो है वो फिजिक्स के लॉज को प्रैक्टिकली ह्यूमन लाइफ के लिए सहूलियात पैदा करने के लिए, ह्यूमन लाइफ की अचीवमेंट्स के लिए उस सारी साइंस को फिजिकल रूप दे रही है। उसके जो इन्वेंशंस हैं उन लॉज की बेस पर वो सारी की सारी इस टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है। उसके एक एग्जांपल हम ले मेडिकल साइंस के अंदर, तो एज वी ऑल नो कि मेडिकल साइंस के अंदर फिजिक्स ने बहुत सारे एडवांसमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से जो डायग्नोस्टिक का फील्ड है मेडिकल के अंदर वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। और अगर किसी बीमारी का डायग्नोस्टिक अच्छा हो जाए तो ऑब्वियसली उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी हो सकती है।
तो फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसा कि हमारे पास कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई है, लेज़र सर्जरीज हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो डॉक्टर्स को हेल्प आउट करती हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक के लिए। वो सारी की सारी जो फिजिक्स की और टेक्नोलॉजी के इश्तराक की देन है, जिसकी लेटेस्ट जो फॉर्म है दैट इज पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जो कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, पीईटी, ये सीटी स्कैन की जो लेटेस्ट फॉर्म है। इसके साथ साथ हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, सेलफोन जैसी छोटी चीज़, ट्रांजिस्टर जैसी छोटी चीज़ से लेके स्पेसशिप जैसी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी फिजिक्स की वजह से ही पॉसिबल हो सकी हैं। अब फिजिक्स बीइंग अ मुस्लिम, हम जो साइंस है या जो इन्वेंशंस हैं, वो एक मुसलमान होने के नाते हमारा जो दीन है, हमारी शरीयत जो है, वो भी हमें मोटिवेट करती है कि हम उसके बारे में पढ़ें। ऑलमोस्ट कुरान पाक के अंदर 700 आयत ऐसी हैं जो नेचुरल साइंसेस के बारे से, जो नेचुरल अक्रिंग्स हैं, उनके पीछे जो चीज़ें कार फरमाया उसके पीछे सोचने की तहरीक देती हैं, इंसान को मोटिवेट करती हैं कि वो उसको समझने की कोशिश करे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जैसा कि सूरत यासीन की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ना तो सूरज ही से हो सकता है कि चांद को जा पकड़े, और ना रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। तो कितनी खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर सूरज और चांद, उनकी ऑर्बिटल मोशन और उनके ऑर्बिट्स और उनकी जो रेवोल्यूशन है अपने अपने ऑर्बिट के अंदर, उनकी जो टाइमिंग है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन की हैं। इस तरह सूरह रहमान की आयत नंबर 33 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए ग्रोहो जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और ज़ोर के सिवा तो निकल सकते ही नहीं। अब इसके अंदर भी देखिए अल्लाह पाक कितनी खूबसूरती के साथ ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिस तरह हमारा जो प्लैनेट है वो ग्रेविटेशनल पावर रखता है, और अगर आप उसमें से निकलना चाहते हैं, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फोर्स या एफर्ट एक्सटर्नल सोर्स के साथ लगानी ही पड़ेगी। इसी तरह सूरा मुल्क की आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, उसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए, ऐ देखने वाले, क्या तू अल्लाह रहमान की अफरीनिश में कोई नक्स देखता है? जरा आंख उठाकर देख, तुझको आसमान में कोई शगाफ नजर आता है। इसके अंदर भी अल्लाह पाक जो एस्ट्रोनॉमी है, कॉस्मोलॉजी है, उसके बारे में इंसान को तहरीक दे रहे हैं कि वो आसमान के अंदर पाए जाने वाली जो कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, और आसमान की जो लेयर्स हमें नजर आती हैं, जो 7 लेयर्स हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो अल्लाह पाक हमें आज से 1400 साल पहले कुरान पाक जब नाज़िल हुआ उसके अंदर बता रहे हैं, आज की साइंस इसको डिस्कवर कर रही है। इसी तरह कुरान पाक में कई जगह पर अल्लाह पाक फरमाते हैं, अफला यंजुरून, आया ये लोग नहीं देखते, अफला यतदब्बरून, भला ये लोग गौर नहीं करते, अफला यतफक्करून, भला ये लोग गौर व फिक्र नहीं करते। तो हर जगह पर अल्लाह पाक जो इंसान को मोटिवेट कर रहे हैं, उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप जो रिसर्च करें, जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनके बारे में स्टडी करें, और उनके पीछे जो लॉज हैं उनके बारे में स्टडी करें। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है फिजिकल साइंस के अंदर। जो मुस्लिम वर्ल्ड के स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने एक्चुअली फिजिक्स की जो बेसिक्स हैं, उनकी जो ब्रांचेस हैं, उनकी बुनियाद रखी, उनका क्या किरदार है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यकूब अल-कुंदी की, जो 800 से 873 AD तक जो रहे हैं। ये बसरा इराक में पैदा हुए थे, और उन्होंने मोनोग्राफ्स और मेटलर्जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और टाइड्स पर बहुत ज़्यादा काम किया, और सबसे ज़्यादा जो उनका काम था वो ऑप्टिक्स की फील्ड में था, और स्पेशली जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर, जिसकी वजह से जो पिन होल कैमरा है उनकी इजाद का सेहरा भी इनके सर जाता है, और इनके जो बताए गए लॉस की मदद से ही जो लाइट का बिहेवियर फर्स्ट टाइम जो है वो इन्होंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इब्नुल हैसम, जो 965 से
1039 AD तक रहे। ये भी इराक में ही पैदा हुए थे और उनका जो सबसे ज़्यादा काम था वो ऑप्टिक्स के ऊपर था। उनकी किताब किताबुल मनाज़र आज भी जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक बेसिक टेक्स्ट बुक समझी जाती है और पिन होल कैमरे की इजाद भी इनके सिर जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अल-बैरूनी। ये एक अफगान स्कॉलर थे, अफगानिस्तान में पैदा हुए और उन्होंने ऑलमोस्ट 150 बुक्स जो वो लिखी, जिनमें फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, ज्योग्राफी, कल्चर, आर्कियोलॉजी और मेडिसिन शामिल हैं। और सबसे पहले अल-बैरूनी ने अर्थ और सन की मूवमेंट, मून की मूवमेंट, उनकी शेप, उनके ऑर्बिट और उनकी आपस में जो इंटरेक्शन है उनके बारे में सबसे पहले अल-बैरूनी ने बात की थी, जिसको बेस बनाकर आज के जो साइंसदान है वो उस पर काम कर रहे हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास फेमस पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर इशफाक अहमद की। डॉक्टर इशफाक अहमद 1930 से 2018 में तक वो जिंदा रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर इशफाक अहमद जो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और उन्होंने जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत काम किया और ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन भी रहे हैं 1991 से 2001 के दरमियान। और इनके दौर के अंदर इनको इनकी जो सर्विसेज हैं उनकी बेस पर इनको सितारा इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ दिया गया था, जो उन्होंने न्यूक्लियर पार्टिकल और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के फील्ड के अंदर जो काम किए थे। और उन्हीं की ही जो टायरलेस एफर्ट्स थी जिनकी वजह से एक ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर बना था इस्लामाबाद के अंदर, जो एक फाउंडेशन स्टोन था एडवांस स्टडीज़ के लिए पाकिस्तान के अंदर। और ये सारा इनिशिएटिव डॉक्टर इशफाक अहमद का था। उसके बाद फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1936 टू 2021 में इनका इंतकाल हुआ और ये डॉक्टर AQ खान के नाम से भी जाने जाते हैं। और इन्हीं के सर में सेरा है जो इन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट, जो हमारे पास यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम था, उनके बानी थे यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम के, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एटमी कुव्वत बना। और इन्होंने ही कोहोटा रिसर्च लैब जो है वो बनाई थी 1976 के अंदर और ये उनके सीनियर साइंटिस्ट भी रहे और उसके बाद डायरेक्टर जनरल भी रहे जब तक कि वो 2001 में रिटायर नहीं हो जाते। तो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का सेरा, पाकिस्तान का जो दिफा है नाकाबिल तस्खीर करने का सेरा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सिर जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस के हवाले से। तो फिजिक्स के अंदर जितने जो लॉज या कवानीन है उनको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है MCQ पेपर के लिहाज से। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। कुछ इसी तरह से आपको चैप्टर वाइज हम इन सारे लॉज के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की। जो मैकेनिक्स है ये मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और वो आपस में किस तरह रिलेट करते हैं फोर्स की मदद से, उसको एक्सप्लेन करवाते हैं। इस तरह हीट और थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि नाम से जाहिर है, हीट, टेम्परेचर और उनका आपस में क्या रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव्स, टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की टू एंड फ्रो आगे पीछे की जो मोशन है उसको एक्सप्लेन करता है। ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट और उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म और इटसेल्फ इंडिपेंडेंट जो मैग्नेटिज्म है उसके बारे में डिटेल से रीड आउट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसके अंदर हम एटम के अंदर देखते हैं उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद रिलेटिविटी आ जाता है। ये जो लेटेस्ट फॉर्म है फिजिक्स की, जो लेटेस्ट लॉज हैं वो रिलेटिविटी के अंदर है, जिसके अंदर मूविंग ऑब्जेक्ट जो बहुत तेज स्पीड से, ऑलमोस्ट जिनकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोच करती है, और उनके जो लॉज हैं या उनकी जो इंटरेक्शन उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है, जो डिस्क्रीट और इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एनर्जी जिनको हम क्वांटा कहते हैं या फोटॉन या क्वांटा कहते हैं, उनके बारे में जो डिटेल इसके अंदर आती है। उसके बाद हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स आती है, जो पार्टिकल्स जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी नेचर क्या है, उनकी इंटरेक्शन क्या है, उनकी मूवमेंट और मोशन क्या है, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स है, जिसके अंदर हम जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जमीन से बाहर खला के अंदर झांकते हैं, जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उनके लॉज और उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं और उनके अंदर जो वहाँ पर फिनोमिनास या जो वहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं उन सब की स्टडी हम कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स में करते हैं। उसके बाद हमारे बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स आती है, जिसके अंदर हम जो फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, हेल्थ प्रोसेस सच एज प्रिवेंशन,
डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के मेडिकल के फील्ड के अंदर, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, डायग्नोस्टिक हो, प्रिवेंशन हो, और उससे रिलेटेड जो भी फिजिक्स के लॉज उसके अंदर चलते हैं, जिसकी बेस पर जो मेडिकल फिजिक्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट होते हैं, वो सारी की सारी डिटेल जो है वो बायोफिजिक्स और मेडिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये कुछ जो बेसिक्स इसके एरियाज हैं फिजिक्स के, वो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी मेजरमेंट की। अब मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट असल में एक कंपैरिजन है एक अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी से। फॉर एग्जांपल, आप इस पेन की मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो अगर फर्ज करें इसकी लंबाई जो है वो 1 मीटर है, तो आपको कैसे पता चला ये 1 मीटर है? कि हमने इस अननोन ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया, जो हमारा मीटर रॉड है एक नॉन चीज है, तो अननोन चीज का कंपैरिजन किसी नॉन, किसी रेफरेंस के साथ करना, कंपेयर करना, उसको हम मेजरमेंट करते हैं। और जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली किसी न किसी यूनिट में करते हैं, उसको कोई ना कोई नाम देते हैं, जैसे लेंथ के लिए अलग से है, मैथ के लिए अलग, वो आगे हम डिटेल से देखते हैं। तो मेजरमेंट असल में अननोन क्वांटिटी को, अननोन चीज को हम कंपेयर करते हैं किसी नॉन के साथ, किसी रेफरेंस के साथ, उसको मेजरमेंट करते हैं। और इन्हीं मेजरमेंट की बेस के ऊपर जो क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटीज अब क्या होती हैं? अब क्वांटिटीज उसी मेजरमेंट की बेस पे हम क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। अब क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो तमाम चीजें जो मेजर की जा सकें, वो सारी की सारी चीजें क्वांटिटीज कहलाती हैं, जिनको मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, वेट है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको कंपेयर किया जा सकता है किसी रेफरेंस के साथ। उन सब को हम क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इन फिजिकल क्वांटिटीज की 2 कैटेगरीज हैं, बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेस minimum number of physical quantities selected and their units are defined and standardized such that in terms of these all other physical quantities can be expressed are called base quantities। ये असल में बुनियाद है, बेस है, रेफरेंस है, स्टैंडर्ड है, फ्रेम्स हैं, जिनकी बेस पर दूसरी क्वांटिटीज को ड्राइव किया जाता है, उसको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी बेस पे हम अदर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। इस तरह ड्राइव क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटी हैं जिनको हम बेस क्वांटिटी की बेस पर, बेस क्वांटिटी की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, उसको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। अब कुछ ऐसी क्वांटिटी भी है जो मेजरेबल नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज हैं जो मेजर किए जा सकते हैं, बट कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल इमोशंस, हमारे जो जज्बात हैं, उनको मेजर नहीं किया जा सकता। सेंस ऑफ डे एंड नाइट, जो हमारी सेंस है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी चीजें, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहते, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज है जिनको मेजर किया जा सकता है, और उनके आगे 2 कैटेगरीज हैं, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब इन्हीं क्वांटिटीज की बेस पर हम यूनिट्स को डिस्क्राइब करते हैं। अब इन क्वांटिटीज को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे आपस में? तो हम हर क्वांटिटी को एक यूनिट असाइन करते हैं। अब यूनिट क्या होता है? यूनिट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा नाम है जिसकी बेस पर एक क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ्स की बात करते हैं, तो जब आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप उसको ग्राम्स, मिलीग्राम्स या किलोग्राम्स में एक्सप्लेन करते हैं, वो उसके यूनिट्स कहलाते हैं। अब इन यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो विद द चेंज, दुनिया ग्लोबल लेवल पे बात करें तो जिस तरह कंट्री टू कंट्री कल्चर चेंज हो जाता है, जुबान चेंज हो जाती है, वैसे ही स्टार्टिंग में जब साइंसेस का भी इर्तिका हो रहा था, साइंसेस इवॉल्व हो रही थी, तो पूरी दुनिया के डिफरेंट ममालिक के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो काम कर रहे थे। तो अब अगर एक मुल्क का, किसी एक कंट्री का जो साइंटिस्ट है अपना डाटा किसी दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट के साथ शेयर करना चाहता था, तो अब वो जो साइंटिस्ट है वो अपनी लैंग्वेज के, अपने यूनिट्स के हिसाब से उस डाटा को शेयर करता था। वो ऑब्वियसली जो दूसरे कंट्रीज थे
उनके जो यूनिट्स थे उनके साथ मैच नहीं हो पाता था। तो रिजल्ट क्या निकलता था, वो डाटा या वो साइंटिफिक रिसर्च एक्यूरेटली शेयर नहीं की जा सकती थी, वो कंपेयर नहीं की जा सकती थी। तो तब एक ज़रूरत महसूस की गई कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो और ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसको फॉलो किया जाए, ताकि एक पेज के ऊपर रहते हुए इस सारे साइंटिफिक डाटा को या साइंटिफिक जो जितने भी मेजरमेंट्स या कैलकुलेशंस हैं वो पूरी दुनिया के अंदर एक ही पेज पे रहते हुए कैलकुलेट की जा सके। तो तब हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल जो है उसकी बुनियाद रखी जाती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बुनियाद रखी जाती है। जो सिस्टम इंटरनेशनल है, सिस्टम इंटरनेशनल ये असल में फ्रेंच नेम है जिसका मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस सिस्टम के अंदर जितनी भी हमारी बेस क्वांटिटीज हैं उनको बेस यूनिट असाइन किए गए और उनकी बेस पर फिर आगे ड्राइव यूनिट्स जो है वो डिफाइन किए गए, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया के साथ उसको शेयर किया गया, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है, जिसकी बेस पर आज कंपेयर डाटा जो है वो इजीली शेयर किया जा सकता है। अब क्वांटिटीज की बेस पर जिस तरह हमने क्वांटिटीज को बेस और ड्राइव्ड में दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उसी तरह हम इनके यूनिट्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। अब बेस यूनिट कौन कौन से हैं? बेस यूनिट 7 बेस यूनिट्स हैं, 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जिनकी बेस पर हम बाकी जो यूनिट्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। उन 7 यूनिट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी या लाइट की शिद्दत, रोशनी की शिद्दत। तो लेंथ के लिए हम अमूमन एल, स्मॉल एल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्स और आर वगैरह भी जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मैस के लिए जो यूनिट है वो किलोग्राम है, उसको एम से डिनोट किया जाता है और उसका जो सिंबल है वो केजी है। इस तरह टाइम के लिए सिंबल टी है, इसका यूनिट सेकंड है और इसको एस से। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है, ए से जाहिर किया जाता है। जो टेम्परेचर है उसका जो यूनिट है वो केल्विन है, उसको के से जाहिर किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है और उसको MOL से नोट किया जाता है। इस तरह जो ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी या रोशनी की शिद्दत है उसको कैंडेला और CD से उसको जाहिर किया जाता है। तो ये वो 7 क्वांटिटीज हैं जिसकी बेस पर बाकी सारी क्वांटिटीज जो हैं वो डिफाइन किए जाते हैं और इन 7 क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं। ये सारे हमारे पास बेस यूनिट्स आ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास आ जाते हैं जी ड्राइव्ड यूनिट्स। अब ड्राइव्ड यूनिट्स क्या हैं? वो सारे यूनिट्स जो हम बेस क्वांटिटीज, बेस यूनिट्स की मदद से ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड वो किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी जो हमारे पास है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है हमारे पास। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अब अगर हम बात करें इसके यूनिट्स की, तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो हमारे पास यूनिट क्या बन जाता है? मीटर फी सेकंड। तो अब हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी का जो यूनिट ड्राइव किया गया है वो किससे ड्राइव किया गया है? वो बेस यूनिट से ड्राइव किया गया है। तो वो तमाम यूनिट्स जो बेस यूनिट से ड्राइव किए जाते हैं उसको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया है, तो एरिया का जो सिंबल है वो ए है, एरिया का सिंबल ए है हमारे पास और इसको स्क्वायर मीटर्स में मेजर किया जाता है। एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो हमारे पास का जो सिंबल है वो मीटर स्क्वायर आ जाता है। इस तरह हमारे पास वॉल्यूम है, ये होता है लेंथ इनटू विड्थ और हाइट, इसका जो सिंबल है वो मीटर क्यूब आ जाता है। इसका स्पीड और वेलोसिटी जैसे मैंने आपको बताया मीटर फी सेकंड है। तो ये जो सारे यहाँ पर यूनिट्स बताए गए हैं, ये सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो बेस यूनिट से ड्राइव किए गए हैं, इसलिए इन सब यूनिट्स को हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं क्योंकि इनकी जो बेस है वो बेस यूनिट्स है।
अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? फिजिक्स के अंदर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारा वास्ता या बहुत लंबी लंबी टर्म से पड़ता है या बहुत छोटी टर्म से पड़ता है। तो उस तरह की लंबी और छोटी टर्म्स को लिखने का एक तरीकाकार है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये ज्यादा फेमस साइंटिफिक नोटेशन के नाम से है। तो साइंटिफिक नोटेशन वो तरीकाकार है जिसके अंदर जो हम लंबी लंबी क्वांटिटीज हैं उनको सम अप करके छोटे फॉर्म में, छोटी शक्ल में लिखते हैं जो समझने और लिखने में आसान होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मास ऑफ द मून है दैट इज दिस वन, ये है जी मास ऑफ द मून। 7 और आगे बहुत सारे जीरोस हैं। अगर हम हर जगह पर इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये असल में कॉम्बिनेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है दो हिस्सों की। किन दो हिस्सों की? उसमें ये जो पहला हिस्सा है जिसको मैंटीसा कहते हैं, ये 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट्स हैं, 1 से लेकर 9 तक के यानी कि लेस देन 10 तक जो डिजिट्स हैं उनको मैंटीसा कहते हैं। और उसके बाद जो बाकी इसके फर्दर जो पार्ट है उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। जो 10 की पावर है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो जो साइंटिफिक नंबर है हम उनको दो हिस्सों मैंटीसा और एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह से हम एक लंबे लंबे जो डिजिट्स हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। इस तरह जब हम इस सारे को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू 22 किलोग्राम, जिसके अंदर ये 7 जो है वो मैंटीसा है और 10 की ये जो पावर है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अब बड़ी टर्म्स को भी हम लिख सकते हैं और इस तरह ये देखिए, ये एक छोटी सी हमारे पास टर्म है जो कि एटॉमिक न्यूक्लियस का डायमीटर है 0.00001 मीटर। तो इस जैसी छोटी सी रकम को भी हम साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर -14 मीटर। तो जो साइंटिफिक नोटेशन है वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम इन बड़ी और छोटी टर्म्स को, जो एक्सट्रीमली बिग एंड एक्सट्रीमली स्मॉल जो टर्म्स हैं, इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सके जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। उसका तरीकेकार क्या है? अब हम उसका तरीकेकार देख लेते हैं। इस तरीकेकार के अंदर हम क्या करते हैं, हम डेसिमल पॉइंट का जो नंबर है उसको प्लेस करते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है वो गिवन है, ये यहाँ पर हमारे पास 3844 और आगे 5 जीरोस हैं, मीटर्स गिवन है। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए करेंगे ये कि जिस नंबर के साथ कोई डेसिमल या इशारिया नहीं लगा हुआ उसका मतलब है उसका लास्ट में पॉइंट इशारिया होता है, जैसे यहाँ पर है। इसको हम मूव करवाएंगे कब तक? जब तक हमारे पास लास्ट में एक सिंगल डिजिट ना रह जाए, क्योंकि पीछे हमने कहा था जो मैंटीसा होता है वो लेस देन 10 होता है, 1 to 10। दैट मीन कि मैंटीसा एक सिंगल डिजिट होगा अमूमन, जो अमूमन हम लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहां से मूव करवाएंगे इस पॉइंट को, ताकि हमारे पास मैंटीसा में एक सिंगल डिजिट रह जाए। तो जितने स्टेप हम इसको मूव करवाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्टेप हमने इस पॉइंट को जब मूव करवाया तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3.84 और ये सारी वैल्यू, और जितने स्टेप हमने इसको मूव करवाया था उतना 10 की पावर आ जाएगी, उतनी क्या आ जाएगी 10 की पावर। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इस इशारिया के बाद ये वाला जो फिगर है इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, इसको हम मुख्तसर कर देंगे। और राउंड ऑफ करने का क्या तरीका है वो भी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि राउंड ऑफ इसको कैसे किया जाएगा। ओके जी, फर्दर हम देखते हैं। अब इसके अंदर दो रूल्स हैं। एक मैंने आपको बताया कि हमारे पास इशारिये से पहले एक डिजिट होना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि अगर आप इशारिया को राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो आपके पास 10 की पावर होगी प्लस, कि आप राइट से लेफ्ट इशारिया मूव करवा रहे हैं तो 10 की पावर जो आप एक्सपोनेंट लिखेंगे वो प्लस वैल्यू में लिखेंगे। लेकिन अगर आप इशारिया को लेफ्ट से राइट साइड पर मूव करवाते हैं तो आपके पास जो एक्सपोनेंट की पावर होगी वो माइनस में आएगी। एक्सपोनेंट क्या आएगा? माइनस में आएगा। यहां पर आप एक और एग्जांपल देख लें। हमारे पास मास ऑफ अर्थ यहां पर गिवन है, आप इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। आप यहां से इशारिया को मूव करवाएंगे, मतलब 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 और 4 5.98 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम। हम इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं, जो हमारे पास मास ऑफ द अर्थ आएगा। हम इसको लिख सकते हैं 5.98 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम। तो ये साइंटिफिक नोटेशन होगी। अब इसी तरह अगर आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप लेफ्ट साइड पर अगर आप उसको मूव करवाते हैं, जैसे हमारे पास ये एक बैंड लेंथ है, दो जो बैंड्स हैं वेलेंस और जो हमारे पास कंडक्शन बैंड है उसके दरमियान जो बैंड लेंथ है वो ये गिवन है 0.00007। अब देखिए यहाँ पर हम इशारिया किस तरफ को मूव करवा रहे हैं, इस तरफ हम लेफ्ट से राइट तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास जो 10 की पावर है वो क्या आ जाएगी, वो आएगी माइनस में। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, हमारे पास जो एक्सपोनेंट की पावर है वो क्या आ जाएगी, माइनस में। तो साइंटिफिक नोटेशन के 3 रूल्स। पहला ये है कि आपने इशारिये से पहले एक डिजिट रखेंगे जो लेस देन 10 होगा। दूसरा रूल ये कि जब आप इशारिया को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो आपके पास एक्सपोनेंट प्लस में होगा, और अगर आप लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करवाते हैं तो आपके पास एक्सपोनेंट जो वो माइनस में होगा। अच्छा जी, अब जिस तरह हम इसको मूव करवाते हैं 10 की पावर बन जाती है, एक्सपोनेंट बन जाता है। अब हम उन एक्सपोनेंट्स को नाम दे देते हैं, और ये उन एक्सपोनेंट्स को नाम देना वो हमारे पास कहलाता है प्रीफिक्सेस। क्या कहलाता है जी, प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस असल में क्या है, वो जो हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 10 की जितनी पावर बनेगी उन पावर्स को हम नाम दे देते हैं, और उन नामों को हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ टेबल आपके सामने है, अगर हमारे पास 10 की पावर +1 होती है हम उसको डेका कहते हैं, 10 की पावर +2 हो तो हम उसको हेक्टो कहते हैं, 10 की पावर 3 हम उसको किलो कहते हैं। अगर समझने में मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। हमारे पास हमें पता है कि 1000 ग्राम्स हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, तो ये जो किलो लग गया है साथ, ये असल में क्या है, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 क्या कहलाता है, किलो। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, 1 किलोग्राम। इस तरह जिस तरह 10 की पावर चेंज होती जाएंगी, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा, 10 की पावर 10 तक। और अगर इसी तरह माइनस में हमारे पास आ जाए तो हम उसको डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, इस तरह से प्रीफिक्सेस के साथ उनको नोट करते हैं। ये तमाम यूनिट्स के साथ यूज किए जा सकते हैं, आइदर वो लेंथ के हैं, मैस के हैं, लाइट के हैं, किसी भी चीज के जो यूनिट्स हैं उन सब के साथ ये प्रीफिक्सेस यूज की जा सकती हैं। यानी कि हर वो क्वांटिटी जो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो ऑब्वियसली 10 की पावर समथिंग बनेगी, तो उस 10 की पावर समथिंग जो भी होगी हम इस टेबल के अकॉर्डिंग उनको जो प्रीफिक्सेस हैं वो दे देते हैं। यहां पर आपके पास सिर्फ 18 तक है, इससे भी ज्यादा ये हो सकते हैं। ओके जी, आगे कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। अपना जो कद है आप वो सेंटीमीटर्स में जो मेजर कर सकते हैं। कोई स्मॉलेस्ट जैसे बैक्टीरिया का मैस है 2 फेम्टोग्राम होता है, उसको ग्राम्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं जो आप खुद से प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ओके, जब हम बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, अच्छा जब हम बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट असल में एक ऐसा आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजरेबल क्वांटिटी को मेजर करता है। यानी कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी जो हम पीछे डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, उनको मेजर करने के लिए जो आले इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं। सादा जैसा कि मीटर रूलर, एक जो स्केल होता है और या स्टॉप वॉच है, वहां से लेकर जो कॉम्प्लिकेटेड है जैसे स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिस्टम है, या जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप AFM है, ये कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक हर तरह के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं। और जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, दैट इज लीस्ट काउंट। ये एक बड़ी अहम टर्मिनोलॉजी है जब हम बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। लीस्ट काउंट क्या होता है, ये एक मिनिमम वैल्यू होती है जो वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। आसान लफ्जों में अगर हम समझें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्केल है, एक मीटर रूल है। अब हमें पता है कि मीटर रूल के ऊपर फर्ज करें इंचेस और फीट, फॉर एग्जाम्पल 3 फीट का एक मीटर रूल है और उसको फीट और इंचेस की जो वो स्केलिंग हुई है, तो ऑब्वियसली हम उस मीटर रूल से
कम से कम 1 इंच की पैमाइश कर सकते हैं, इससे कम की पैमाइश नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर 1 इंच से कम की डिवीजन बनी ही नहीं हुई। तो जो मीटर रूल है उसका जो लीस्ट काउंट कहलाएगा वो 1 इंच होगा। यानी कि कोई भी डिवाइस, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम पैमाइश करती है, हम उसको उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। तो व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यू मस्ट नो कि उसका लीस्ट काउंट क्या है। क्यों जरूरी है वो आगे हम जब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पढ़ेंगे उसमें आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके जी, अब हम कुछ जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उनके बारे में पढ़ते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला, सबसे आसान हमारे पास मीटर रूल है। तो मीटर रूल ऐसा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो लंबाई की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। याद रखिए कि अमूमन एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है किसी एक स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मीटर रूल जो है ये इस्तेमाल किया जाता है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए। बहुत सारे मटेरियल के बना होता है, जैसे वुड, प्लास्टिक या मेटल, और इसकी डिफरेंट रेंज और साइजेस होते हैं। कुछ जो है वो छोटे, जैसे हमारे स्कूल में यूज़ होने वाले स्केल्स हैं वो 2, 4, 5 इंच के होते हैं। कुछ बड़े 1 पूरे मीटर के होते हैं। इसके अलावा जो मेजरिंग टेप होती है वो भी होती है। तो आमतौर पर ये इसके ऊपर जो डिवीजन होती है वो 1000 स्मॉल डिवीजन होती है, जिनको हम मिलीमीटर कहते हैं। तो इस हिसाब से जो उसका लीस्ट काउंट होगा वो 1 मिलीमीटर होगा। यानी जब हमने उस पर मेजरिंग जो है वो मिलीमीटर्स में की हुई है, तो कम से कम जो से पैमाइश की जा सकती है दैट इज 1 मिलीमीटर। सो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 मिलीमीटर कहलाएगा। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। हमारे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर क्या? अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन बाय स्लाइडिंग एन अदर स्केल ओवर इट्स कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम छोटी से छोटी मेजरमेंट मालूम करते हैं इस एक स्केल को इसके ऊपर स्लाइड करके। यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं, और ये स्केल इस नीचे वाले के ऊपर इस तरह स्लाइड कर सकता है। तो इसको स्लाइड करके हम इससे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि थिकनेस, डायमीटर, विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उसके साथ साथ इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर किसी सिलेंडर का फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर स्पेसिफिकली वर्नियर कैलिपर के साथ एसोसिएट है, इसके साथ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको हम आगे से देखते हैं। अब हम इसके जो कुछ पार्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको उसके पार्ट्स बता दूं, फिर हम इसकी डिटेल पे जाएंगे जी। यहाँ पर ये देखें, इसके कुछ पार्ट्स हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास आउटसाइड और इनसाइड जॉज हैं। ये जो आपको ये वाले जॉज नजर आ रहे हैं ये हमारे पास आउटसाइड जॉज हैं, और ये जो ऊपर वाले हैं ये इनसाइड जॉज हैं। इनको आउटसाइड क्यों कहते हैं? कि इससे हम किसी भी मटेरियल का एक्सटर्नल डायमीटर, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर एक सिलेंडर प्लेस करते हैं तो ये हमें उसका एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो फाइंड आउट करके देगा। और ये जो इसके जॉज है ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी हॉलो ट्यूब के अंदर ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं, और उसका इंटरनल डायमीटर जो है वो हमें फाइंड आउट करने में मदद देते हैं। उसके बाद हमारे पास है डेप्थ प्रोब। ये जो आगे से आप पिन देख रहे हैं, जब हम इसको स्लाइड करते हैं तो ये पिन ऐसे बाहर की तरफ आएगी, और जितनी कोई मेजरिंग हमारे पास कोई सिलेंडर है ये उसके अंदर डेप्थ प्रोब चली जाएगी और उसकी जो डेप्थ है वो फाइंड आउट करेगी। उसके बाद मेन स्केल आ जाता है। तो ये हमारे पास ये जो नीचे बड़ा स्केल नजर आ रहा है ये मेन स्केल है। उसके बाद हमारे पास वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर ये जो छोटा स्केल जो इसके ऊपर स्लाइड करता है उसको वर्नियर स्केल कहते हैं। और उसके बाद रिटेनर है, ये नीचे जो छोटी सी जगह बनी हुई, रिटेनर का मतलब है आप इसको कहीं पर रख के वहां पर लॉक कर सकते हैं। तो ये थे पार्ट्स वर्नियर कैलिपर्स के। अब हम देख लेते हैं कि इसका वर्नियर स्केल और मेन स्केल क्या कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नीचे मेन स्केल होता है, और ये जो ऊपर इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। अच्छा, ये मेन स्केल क्या है जी? मेन स्केल मार्किंग ऑफ यूजली 1 मिलीमीटर ईच एंड इट कंटेन्स जॉ ए ऑन इट्स लेफ्ट हैंड। यानी कि जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर जो है वो मिलीमीटर्स में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलीमीटर्स में कम से कम जो इसकी जो पैमाइश है, कम से कम जो डिवीजन है वो मिलीमीटर्स में है। और ये ऊपर इसके जो वर्नियर स्केल चल रहा होता है, और वर्नियर स्केल के ऊपर ये 9 रीडिंग्स होती हैं, 9 पॉइंट्स होते हैं।
उसके ऊपर जो मार्किंग है वो 0 से लेके 9 मिलीमीटर्स तक होती है। दैट मीन कि इसकी जो एक जो लाइन है, एक मार्किंग जो है वो 0.9 मिलीमीटर जो है वो कवर करती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट की। आपको मैंने बताया था कि हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। तो वर्नियर स्केल की बात करें, इसका लीस्ट काउंट कैसे होगा? तो इसके लीस्ट काउंट को हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लीस्ट काउंट को हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। पहला तरीका क्या है जी? पहले तरीके के मुताबिक आप क्या करें, आप 1 मेन स्केल डिवीजन को माइनस कर दें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के ऊपर। अब मेन स्केल की जो डिवीजन है वो हमारे पास क्या होती है? वो होती है 0.1 और सॉरी ये आगे इसके बाद सॉल्व हुआ ही होगा। वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है दैट इज 1 मिलीमीटर और मेन स्केल की जो रीडिंग है दैट इज 1 मिलीमीटर और जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है दैट इज 0.9 मिलीमीटर। तो दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ जाता है। मतलब कि जो वर्नियर कैलिपर है वो 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकता है। दूसरा तरीका है कि ये फॉर्मूला हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, smallest division on main scale divided by total number of division on vernier scale। तो जो smallest division है हमारी मेन स्केल की दैट इज 1 मिलीमीटर और नीचे जो डिवीजन है वो कितनी है? 10 डिवाइड करें तो हमारे पास जो इसका लीस्ट काउंट आ जाता है वो 0.1 मिलीमीटर काउंट होता है। अब वर्नियर कैलिपर्स के अंदर इसकी कैलकुलेशन या इसकी मेजरमेंट्स को काउंट करने के लिए इसके लीस्ट काउंट का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लीस्ट काउंट का बहुत अहम रोल होता है इसकी कैलकुलेशन में। अच्छा, एक चीज़ तो थी इसकी लीस्ट काउंट और दूसरी अहम चीज़ जो वर्नियर कैलिपर्स की मेजरमेंट के लिए आपको पता होनी चाहिए दैट इज ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर क्या होता है जी? यहाँ पर जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि मेन स्केल के ऊपर भी कुछ रीडिंग्स हैं, वर्नियर स्केल के ऊपर भी कुछ रीडिंग्स हैं। अब जब हम इस वर्नियर स्केल को बंद करते हैं, इन जॉस को क्लोज करते हैं, इसको 0 पोजीशन पर लेके आते हैं, तो आइडियली होना ये चाहिए कि मेन स्केल के 0 के सामने वर्नियर स्केल का 0 आना चाहिए। ये दोनों जीरोस आपस में बिल्कुल ऐसे आमने सामने होने चाहिए। अगर ये कंडीशन बनती है तो तब हम कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई 0 एरर नहीं है। बट समहाउ इन सम केसेस जो 0 है वो या तो पीछे निकल जाता है या आगे रह जाता है। अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 0 आपस में कोइंसाइड ना कर रहा हो तो ऐसी पोजीशन में हम कहेंगे कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर 0 एरर पाया जाता है। और अगर 0 एरर पाया जाता है तो उसकी फिर 0 करेक्शन भी होगी। उसका एक अलग तरीकाकार है जो कि आप प्रैक्टिकल का जब आपका प्रोसेस होगा उसमें आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके जी, अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं जी। पहला स्टेप क्या है जी? फर्स्ट स्टेप में आप ये करते हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर आप लीस्ट काउंट जो है वर्नियर स्केल का वो निकालते हैं, जो हमें पता है 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट इसका होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे? क्लोज द जॉज फुली विद नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉज इफ द 0 लाइन, वही 0 एरर आप चेक करेंगे। आप जॉज को क्लोज करेंगे और चेक करेंगे क्या उसमें 0 एरर तो नहीं है। और उसके बाद आप क्या करेंगे? आप जिस सिलेंडर की आप मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल आपने सिलेंडर का डायमीटर फाइंड आउट करना, आप इनको इस तरह जॉज के दरमियान रखेंगे और जॉज बंद कर देंगे, यानी कि उनको जॉज के दरमियान फिक्स कर देंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे? आप मेन स्केल की रीडिंग सबसे पहले पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि मेन स्केल के ऊपर कितनी लाइनें जो है वो क्रॉस हो चुकी हुई हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस एरिया को जूम करके दिखाया गया, ये वर्नियर स्केल की 0 वाली लाइन है और हम देखेंगे कि मेन स्केल के ऊपर ये कितना चल के आ चुकी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 1.95 इसने क्रॉस कर लिया हुआ है। तो मेन स्केल की रीडिंग को नोट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल की कोई एक लाइन आपस में कोइंसाइड कर रही है या नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल इसमें देखें कि आपके पास ये जो छठी लाइन है ये कोइंसाइड कर रही है, तो आप उस लाइन को, वो जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, उसको मेन स्केल की रीडिंग के साथ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके लीस्ट काउंट के साथ, वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। प्रैक्टिकली
मैं आपको यहाँ पर इसकी जो एग्जांपल है वो करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास जो इसकी मेजरमेंट आई है मेन स्केल की रीडिंग वो है 1.9 सेंटीमीटर जो है वो उसकी मेन स्केल की रीडिंग है। इसमें आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे वो लाइन इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे वो लाइन जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है, दैट इज 6। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.96 और फिर इसके अंदर आप 0.1 मिलीमीटर जो उसका लीस्ट काउंट है वो ऐड करेंगे। देन आपके पास वो फाइनल जो उसका डायमीटर है वो आ जाएगा जो सिलेंडर का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यू कैन सी कि आपको लास्ट में लीस्ट काउंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, सो आपको उसकी जरूरत रहती है। तो पहला काम जो आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करते वक्त करेंगे वो आप उसके लीस्ट काउंट को और जीरो एरर को चेक करेंगे। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर। अब दूसरा जो अहम इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट के लिए, दैट इज स्क्रू गेज, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये जो इसको हम एनुअल भी कहते हैं इसको और स्टड भी कहते हैं। ये जो प्लेस है इसको हम एनुअल भी कहते हैं, स्टड भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जिसकी भी सफियर की या कोई शीट की थिकनेस या वायर की थिकनेस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर प्लेस करेंगे। इसको हम स्पिंडल कहते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास यू शेप इसका फ्रेम है। उसके बाद ये हमारा मेन स्केल आ जाता है और ये ऊपर जो ये सर्कुलर सिलेंडर बना हुआ है इसको हम सर्कुलर स्केल या थिम्बल भी कहते हैं और ये इस तरह रोटेट करेगा इसके ऊपर। और उसके बाद ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको हम सेंट्रल लाइन या डॉटम लाइन कहते हैं। लास्ट में हमारे पास ये जो प्लेस है जहां से पकड़कर हम इसको घुमाते हैं इसको हम रैचेट कहते हैं। तो ये तो वो बेसिक पार्ट स्क्रू गेज के। इसमें भी लीस्ट काउंट हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। इसका जो लीस्ट काउंट जो इसकी मिनिमम मेजरमेंट है, तो इसके लिए यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पिच ऑफ द स्क्रू गेज का मतलब क्या है? इसके मतलब यह कि आप इसको जीरो से स्टार्ट करें और पूरा एक राउंड देके जब जीरो दोबारा सामने आ जाए उसको हम उसकी पिच कहते हैं, स्क्रू गेज की पिच कहते हैं। उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल के ऊपर जितनी डिवीजन है उसको डिवाइड जब आप करते हैं तो हमारे पास जो इसका लीस्ट काउंट आता है दैट इज 0.01 मिलीमीटर। तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 मिलीमीटर। यानी कि ये मजीद प्रिसीजन जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स था उसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.1 मिलीमीटर। दैट मीन कि ये 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट तक जो वो कैलकुलेट कर सकता है। जबकि हमारे पास जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 विच मीन्स कि ये 1 मिलीमीटर के 100th पार्ट यानी कि 100वें हिस्से तक एक्यूरेसी के साथ जो वो उसको कोई भी थिकनेस जो है उसको कैलकुलेट कर सकता है। अच्छा जी, अब इसका तरीकाकार क्या है, आप किस तरह इसकी रीडिंग नोट करेंगे? यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिखाई हुई है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही आप लीस्ट काउंट देखेंगे। उसके बाद आप जो भी प्लेस है जिसको फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको प्लेस करके रैचेट से पकड़कर उसको टाइट करेंगे। और अब आप सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे। मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, आप देखेंगे कि सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर कितना जो है वो डिस्टेंस कवर कर चुका हुआ है। आप उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.5, ये 0 से 5 तक चल चुका हुआ, तो मेन स्केल की रीडिंग जो है वो 5 आ जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि डॉटम लाइन के सामने सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन है। इस केस में ये 28th जो लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है। तो मेन स्केल की रीडिंग को आप सर्कुलर स्केल की रीडिंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर आप ऐड कर देंगे उसका लीस्ट काउंट, तो हमारे पास जो स्क्रू गेज है उसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। तरीकाकार वही है, मेन स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई बाय द डिवीजन जो उसके साथ कोइंसाइड कर ली हो। स्क्रू गेज के केस में वो उसकी डॉटम लाइन के साथ कोइंसाइड करनी चाहिए। वर्नियर कैलिपर की जो केस है उसके अंदर जो उसकी जीरो लाइन है, जो मेन स्केल की जो कोई भी लाइन वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही हो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में दोनों का जो लीस्ट काउंट है उसको उसके अंदर ऐड करते हैं। इस तरह से आप जो उसका थिकनेस है या डायमीटर है जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो आप इससे कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लैब के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जो स्मॉलेस्ट हमारे पास डायमीटर या थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए।
ओके जी, उसके बाद फर्दर हम मूव करते हैं जी कुछ और इंस्ट्रूमेंट की तरफ। उसमें जो तीसरा अहम इंस्ट्रूमेंट जो लैब्स के अंदर इस्तेमाल होता है दैट इज अ फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस बिल्कुल वैसा ही एक आम जो आपने अक्सर देखा होगा शॉप्स के ऊपर जो बैलेंस होता है वेट करने के लिए वही होता है, बट ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। ये हल्की सी डेविएशन को भी जो वो काउंट कर सकता है। इसके अंदर भी हम ये करते हैं, हम एक पैन के अंदर जो हमारा नॉन वेट होता है, जो हमारा रेफरेंस वेट होता है जिसके ऊपर कैलिब्रेशन हुई होती है वो प्लेस करते हैं, और दूसरे पैन के अंदर हम प्लेस करते हैं वो वेट जिसका हम मैस जो फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके कुछ पार्ट्स की बात कर लें तो ये अपर साइड पे इसकी बीम होती है जो कि शार्प एजेस के ऊपर जो बैलेंस होता है, इन एजेस के साथ पैन लटके होते हैं ताकि ये एक्यूरेसी के साथ जो है वो मेजरमेंट्स कर सकें, और दरमियान में ये पॉइंटर और स्केल होता है। जब हम यहाँ पर रेफरेंस बैलेंस रखते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो लाइन है, जो हमारा सेंट्रल पॉइंटर है, ये जीरो पर आ जाए, दोनों साइड्स बराबर हो जाए। एक साइड पे हमारा अननोन मैस होता है और दूसरी तरफ जो हमारे पास नॉन कैलिब्रेटेड मैसेज है वो हम प्लेस करते हैं, और कंपेयर करके हम जो वो उसका मैस जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द स्टॉप वॉच। एज वी ऑल नो स्टॉप वॉच जो है वो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, टाइम पीरियड को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो दो तरह की स्टॉप वॉचेस अमूमन आपको देखने को मिलेंगी, एक को हम मैकेनिकल या एनालॉग कहते हैं, और दूसरी जो हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच होती है। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच लैब्स के अंदर इस्तेमाल होती है, उसमें आपको दो तरह के डायल्स नजर आएंगे, एक ये बड़ा एक्सटर्नल डायल और एक अंदर छोटा इंटरनल डायल। बड़ी नीडल जो एक्सटर्नल डायल की कैलिब्रेशन के साथ मूव करती है, और जो छोटी नीडल है वो इंटरनल डायल की कैलिब्रेशन के साथ मूव करती है। एक्सटर्नल जो डायल है ये इसके ऊपर 30 तक की कैलिब्रेशन हुई होती है, दैट मीन ये 30 सेकंड्स तक जो उसको नोट करता है, और जब ये 30 सेकंड एक चक्कर और दूसरे चक्कर में 60 सेकंड्स पूरे करते हैं तो नीचे ये छोटे डायल के ऊपर जो मिनट वाला हैंड है वो एक जो डिग्री है वो आगे की तरफ चला जाता है, यानी कि 1 मिनट जो है वो काउंट कर लेता है। उसके बाद ऊपर की तरफ ये नॉब लगी होती है, इस नॉब को प्रेस करके जब हम रिलीज करते हैं तो ये वॉच रीसेट होकर दोबारा 0 से स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह आप मैकेनिकल वे से जो टाइम पीरियड है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक या डिजिटल स्टॉप वॉच है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके ऊपर बेसिकली दो बटन होते हैं, एक बटन जो है वो इसके रीसेट का होता है और दूसरा बटन जो है वो स्टार्ट या स्टॉप का होता है। तो स्टार्ट और स्टॉप बटन के साथ आप उसको अगर उसके आप टाइम लैप्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक टाइम पीरियड स्टार्ट कर दिया, आप उस टाइम पीरियड के चलते दौरान आप एक बटन क्लिक करते हैं, उसको दबा के रखते हैं, तो वो आपका जो फ्रेम है सामने वाला फ्रीज हो जाएगा ताकि आप उस टाइम लैप को देख सके, उसको नोट कर सकें। बट बैक एंड पे जो वो कंटिन्यूस तरीके से जो टाइम पीरियड है उसको कैलकुलेट कर रहा होता है, टिल देन आप उसको खुद स्टॉप करके रीसेट नहीं करते। तो इस तरह से आप डिजिटल स्टॉप वॉच के जरिए टाइम पीरियड भी देख सकते हैं और चलते हुए टाइम में टाइम लैप्स जो है उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं। एज यू कैन सी इन द इमेज, ये अमूमन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या ग्लास के बने होते हैं और उसके ऊपर जो है वो इस साइड पर कैलिब्रेशन हुई होती है। इसके अंदर हम किसी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मेजर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इरेगुलर शेप्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया एक की है, आप उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से जो मेजर कर सकते हैं। आपने अगर किसी इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है वो मेजर करना है, उसका तरीकाकार ये है कि आप एक एम्प्टी सिलेंडर लें, उसके अंदर लिक्विड फिल करें उसके हाफ तक, और उसके बाद वो जो आपके पास इरेगुलर शेप है उसको इस तरह उसमें डालें कि वो पूरी तरह उस लिक्विड के अंदर इमर्स हो जाए। जब वो लिक्विड के अंदर पूरी तरह से इमर्स हो जाए तो आप देखिए इनिशियली और फाइनल पेस में जो वॉल्यूम की सरफेस है वो कितनी राइज हुई है, और उस डिफरेंस से आपके पास जो वॉल्यूम है उस इरेगुलर शेप का आप उसको मेजर कर सकते हैं। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। हमारे पास जो इसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का है कि जब आप कैलकुलेशंस करते हैं आपके पास जो क्वांटिटीज या मेजरमेंट्स आती हैं तो आप उसमें देखते हैं कि उनमें से इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन सी हैं।
कितने डिजिट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम पीछे साइंटिफिक नोटेशन वाले टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास कुछ बहुत लंबी जो टर्म्स हैं वो भी आ जाती हैं, कुछ बहुत स्मॉल टर्म्स भी आ जाती हैं। अब उनमें से कौन कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है, कौन से डिजिट इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं कि कौन से फिगर जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो तमाम फिगर्स जो एक्यूरेटली नाउन हो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मीटर रूल के जरिए किसी पैमाइश ले रहे हैं, किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं। अब आपके पास जो उसकी पैमाइश आ रही है वो फर्ज करें 67 मिलीमीटर और 68 मिलीमीटर के दरमियान में आ गई है। अब चूंकि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो मिलीमीटर है, हम 67 और 68 के दरमियान में कोई कैलिब्रेशन नहीं है, तो आप उसको लिखते हैं जी 67.5 मिलीमीटर। अब 67 तो एक्यूरेटली हमें मालूम है, 67 तो एक्यूरेट वैल्यू है, यहां तक तो कंफर्म है। बट ये जो आगे हमने एस्टिमेटेड वैल्यू लिखी है 0.5 या 0.6 या 0.7, वो चूंकि हमें एक्यूरेटली नाउन नहीं है इसलिए हम उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते, हम उसको डाउटफुल फिगर कंसीडर करते हैं। तो वो तमाम डिजिट्स जो एक्यूरेटली हमें मालूम हो, जिनकी एक्यूरेसी हम पे पूरी तरह से क्लियर हो, हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब क्या रूल्स हैं, हम किसके जरिए ये पता लगा सकते हैं कि कौन से जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं और कौन से जो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो उनके कुछ रूल्स यहाँ पर गिवन हैं। फर्स्ट वन इज नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कि वो तमाम डिजिट्स जो नॉन जीरो हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर के अंदर देखें 47.73, इसके अंदर चारों जो डिजिट्स हैं वो नॉन जीरोज हैं, तो ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर हैं। उसके बाद जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कि अगर जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए, जैसे कि यहां पर देखें 32.50063, अब ये जो दोनों जीरोज हैं इन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहे हैं, तो हम ये इन दोनों जीरोस को भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। उसके बाद जीरोस टू बी लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पर जीरो आ जाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बट राइट साइड के जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। तो इस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो उनको कर सकते हैं। अगर साइंटिफिक नोटेशन में देखें तो जो हमारे पास एक्सपोनेंट है उससे पहले हमारे पास जितने डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके, लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है राउंड ऑफ करने का, कि हमारे पास अगर कोई टर्म लंबी टर्म है हम उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार क्या है। तो उसके बेसिकली सिर्फ दो ही रूल्स हैं कि जिस टर्म को आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो आप उसे पीछे वाले में एक डिजिट ऐड कर देंगे, बट अगर वो टर्म 5 से कम है तो आप विदाउट एनी चेंज उस टर्म को ड्रॉप कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डिजिट है 2.6574818, आप इसको राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप देखिए लास्ट वाला इसका डिजिट क्या है 8। अब इस 8 को आपने ड्रॉप करना है तो अब 8 चूंकि 5 से ज्यादा है तो इससे पीछे वाले डिजिट के अंदर हम एक ऐड कर देंगे, दैट इज ये 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब आप इस 2 को ड्रॉप करेंगे, अब ये 2 चूंकि 5 से कम है तो ये विदाउट एनी चेंज ड्रॉप हो जाएगा। जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो आगे इसके साथ 8 वैसे का वैसे रह जाएगा। अगेन 8 5 से ज्यादा है, जब इसको ड्रॉप करेंगे तो पीछे वाले में एक ऐड हो जाएगा। तो इस तरह हर वो डिजिट जो 5 या 5 से ज्यादा होगा जब हम उसको ड्रॉप करेंगे तो उसके साथ वाले डिजिट के अंदर हम एक को ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह हम किसी भी जो बड़े फिगर्स हैं उनको राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ला सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, हम उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन इज हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर्स, के 10 सेंटीमीटर्स के अंदर कितने मिलीमीटर्स होते हैं। तो अब चूंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं तो 10 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर्स होंगे। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर जो यूनिट है वो हमारे पास लेंथ का होता है। सो राइट ऑप्शन इज सी। द इंस्ट्रूमेंट
बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप। हमने पीछे पढ़ा था कि इंटरनल डायमीटर अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो उसके इंटरनल जॉज है वो इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स अ लार्जर वैल्यू, तो इन गिवन के अंदर से जो एक्सा है ये हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है 10 की पावर 10। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स, तो यहाँ पर जो एटो है ये चूंकि माइनस वैल्यू है, -10 है, तो जितनी माइनस में वैल्यू बड़ी होगी एक्चुअल में उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज द सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इनमें से सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा नंबर दिखा रहा है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर किसका होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो एक्सपोनेंट के साथ जितने भी फिगर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होते हैं, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा जो नंबर है यहाँ पर वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिखा रहा है, तो राइट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर मेरे पास जो कि दोनों जीरोस हैं वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन जो वो राइट होगा। उसके बाद मेरे पास है अ लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इट ट्रेवल्स अबाउट 9.46010⁻15 मीटर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन दिस नंबर। तो यहाँ पर इस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर पूछा यह जा रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो अगेन रूल हमारे पास वही है कि एक्सपोनेंट के अलावा तमाम जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। बट यहाँ पर ये राइट साइड वाला जीरो जो है ये कंसीडर नहीं होगा, सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो राइट आंसर है। 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर, तो 2 मिलीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ए और बी दोनों ऑप्शंस बनते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन में है और ये सिंपल नोटेशन में है और दोनों का आंसर सेम है, सो बोथ ए एंड बी विल बी द राइट ऑप्शन। लास्ट है जी किताबुल मनाजर इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय, तो किताबुल मनाजर जो है वो हमारे पास इब्नुल हसन ने लिखी थी, जिसको फंडामेंटल बुक माना जाता है ऑप्टिक्स के अंदर। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।